हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर अभी तक हम लोग बात करें तो हम लोगों ने काफी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी चीजें पढ़ ली हैं। हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी पढ़ लिया, लिमिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ लिया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर थोड़ा सा हम लोग लिमिटेशन पॉइंट्स की बात करें कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ पे फेल होता है, हमने यहाँ पे आपको 3 पॉइंट पे डिस्कस किया गया था। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ पे फेल होता है, जैसे अगर हम बात करें वी की वैल्यू जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाती है। वी मतलब क्या होता है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो हमारी स्पेसिंग बिटवीन क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लाइन, स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांजिशन लाइन वो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। वो क्या होती जाती है भैया? डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वो कहाँ पे फेल, बात करें हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे कह सकते हैं कि हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स होता है वो हार्मोनिक ना होकर क्या होने लगता है, एन हार्मोनिक बिहेवियर को शो करने लगता है। कैसा भैया? एन हार्मोनिक बिहेवियर कह सकते हैं या अन हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने लगता है। अब यहाँ पे देखिए हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एन हार्मोनिक मोशन क्या होता है। यहाँ पे हार्मोनिक मोशन की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए अगर लोअर वाइब्रेशन स्टेट पे बात करें, किस पे बात करें भैया? अगर लोअर वाइब्रेशन स्टेट पे बात कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हायर वाइब्रेशन स्टेट। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे देखिए अगर लोअर वाइब्रेशन स्टेट पे कहेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करता है। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब यहाँ पे साफ शब्दों में समझे, सिंपल का मतलब होता है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन किसका भैया? हुक्स लॉ का। हुक्स लॉ का हम लोग क्या लेते हैं? सिंपल इक्वेशन लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ क्या कहता है कि आपका हुक्स लॉ अगर हम माने, अगर हुक्स लॉ को हम लोग जानने की कोशिश करें, हुक्स लॉ कहता है जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपोजिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या कर सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल टू माइनस का के एक्स। एफ इक्वल टू क्या कर सकते, माइनस का के एक्स। यहाँ पे जो के होता है वो हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर एन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्स की पावर एन होता है, और एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, ऑड नंबर होता है। एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, ऑड नंबर। एन क्या होता है, अगर यहाँ पे बात करें तो ऑड नंबर क्यों रखा गया, तो एन हमारा ऑड नंबर इसलिए रखा गया क्योंकि अगर एन की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव रख देंगे। पॉजिटिव नंबर तो किसी भी माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, इवन नंबर में, तो वैल्यू हमें क्या आती है, प्लस आ जाती है। लेकिन हमको मालूम है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जिससे हम कहेंगे यहाँ पे हम एन को ऑड नंबर ही रखेंगे, देन हमको क्या मिलेगी, ये वैल्यू कंप्लीट नेगेटिव मिलती चलिए। जैसे अगर हम -1 का पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, -1। लेकिन अगर हम -1 का पावर 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। -1 की पावर अगर हम 3 कर देंगे तो क्या मिलेगा, -1। लेकिन -1 का पावर 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, +1। इसी प्रकार आप देख रहे हैं अगर हम पावर को ऑड रखेंगे तो नंबर हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलता चला जाएगा। और जिससे हमें पता चलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स से क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पे देखिए हुक्स लॉ जैसे अप्लाई होता है, मान लेते हैं ये क्या होता है, हमारा एक स्प्रिंग है। ये क्या है, हमारा एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग ये हमारा क्या देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा किस पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। किस पे भैया, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो ये हमारा क्या, सबसे स्टेबल पोजीशन पे है। ये हमारा क्या है, सबसे स्टेबल पोजीशन पे। यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इस स्प्रिंग हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इस स्प्रिंग में क्या हो गई, स्ट्रेचिंग हो गई। अब देखिए जो मॉलिक्यूल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे था, अब वो एक्स डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही एफ लगाया, एक्स डिस्टेंस को स्ट्रेच किया, अब मॉलिक्यूल हमारा क्या, मेन पोजीशन यही है ना भैया। अगर हम बात करें आपसे मेन पोजीशन, अगर हम बात करते हैं मेन पोजीशन, तो हमारा ये क्या है, मेन पोजीशन है। अब मेन पोजीशन से हमारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्स डिस्टेंस क्या कहेगा, डिस्प्लेस हो गया। एक्स डिस्टेंस हमने आगे, जैसे ही हमने एक्स डिस्टेंस को आगे, अब मॉलिक्यूल को जैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, छोड़ा, फोर्स लगाया, ये मॉलिक्यूल क्या तुरंत अपने मेन पोजीशन को पाने की कोशिश करेगा। तो मॉलिक्यूल अपने क्या करे, मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। और जैसे ही मेन पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को क्या करते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे देखिए अगर एक्स हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स देखो, एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। एफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे देखिए रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे हम निगेटिव साइन को नहीं वर्ड यूज करें, हम क्या करें, फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन। अगर मान लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पे फिर हमने स्ट्रेचिंग, यहाँ पे क्या दे, कंप्रेशन कर दिया। अब मॉलिक्यूल को जैसे हमने कंप्रेस कर दिया, अब ये देखिए अब मॉलिक्यूल का ये पोजीशन आ गया, मॉलिक्यूल का ये पोजीशन आ गया। अब ये देखिए क्या ये अपने मेन पोजीशन से क्या ये एक्स डिस्टेंस कम हो गया, मॉलिक्यूल अपना एक्स डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब जैसे यहाँ मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, रिलीज किया, मॉलिक्यूल क्या करेगा, तुरंत अपने आगे की पोजीशन में आगे जाएगा और अपने मेन पोजीशन को पाने की कोशिश करेगा। अब देखिए अगर हम इसका मेन पोजीशन से डिस्टेंस को मेजर करें, इसके मेन पोजीशन से डिस्टेंस को मेजर करें तो क्या हो जाएगा भैया, ये देखिए ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या हो जाएगा, निगेटिव। लेकिन एक्स निगेटिव हो गया तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स हमारा क्या इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन हुआ। आपको मालूम, ये देखिए कोऑर्डिनेट अगर हम एक्सिस के इधर मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है और ये
नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये मेन पोजीशन यही है हमारा, मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन के क्या लेफ्ट साइड है, मेन पोजीशन लेफ्ट साइड, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नेगेटिव, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन आएंगे तो फोर्स हमारा किस में लगेगा पॉजिटिव साइड, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन गए तो फोर्स हमारा कहाँ लगेगा नेगेटिव साइड लगेगा। ये देखिए रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने क्या किया स्प्रिंग को यहाँ से जैसे ही रिलीज किया तो क्या करते हैं टू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। क्या करने लगता है भैया टू एंड फ्रो मोशन, और ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन करता है जब कोई मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं ऑसिलेशन करते हैं। भैया यही कंप्लीट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है। इसमें हमने आपको पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है स्पेसिंग होती है वो क्या होती है इक्वली होती है, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको ड्रॉ करके बताया गया था कि यहाँ पे देखिए ये ग्राफ थोड़ा सा उल्टा ड्रॉ हो गया। अगर यहाँ पे बात करें ये देखिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग किसके बीच पोटेंशियल एनर्जी, किसके बीच पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बीच, किसके बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमको कैसा मिलता है भैया ये देखिए इस प्रकार का ग्राफ, इसको क्या कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। ये हमारा क्या होता है पैराबोलिक ग्राफ होता है। अब बात कर लेते हैं ऐसा ग्राफ क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल होता है, हाफ की एक्स के इक्वल होता है। अब देखिए दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसलिए जो हमें ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है पैराबोलिक ग्राफ मिलता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम हर एक वाइब्रेशनल स्टेट पे इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वल क्या होता है आप कह सकते हैं ईवी। यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है ईवी, ईवी इक्वल हो जाता है आपका v प्लस 1/2 h म्यू नॉट। अब यहाँ पे भी क्या होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है। अब क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 रखते रखते आप ईवी की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ईवी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप यहाँ पे स्पेसिंग निकालेंगे, स्पेसिंग आपको क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। ये देखिए ये लिमिटेशन है किसका, अब देखिए ये है आपका पोस्टुलेट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और जो कि अब देखिए यही हमारा लिमिटेशन बना है किसका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, जिसकी वजह से हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी बात की ये देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें हायर स्टेट पे क्या हो जाता है, अब हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे क्या होता है, अब ये जो मॉलिक्यूल होता है अब हमने क्या किया अब जब तक लोअर वाइब्रेशन किया अब मॉलिक्यूल क्या करता था टू एंड फ्रो मोशन करता है, लेकिन जैसे ही हमने हायर वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, हायर वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, अब ये जो मॉलिक्यूल्स था अब इसका क्या हो जाएगा बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाएगा। बॉन्ड का क्या हो जाता है डिसोसिएशन। अगर यही मॉलिक्यूल का हमारा क्या हायर स्टेट बात करेंगे तो यही मॉलिक्यूल का बॉन्ड का डिसोसिएशन होने लगेगा। इससे बॉन्ड का डिसोसिएशन कैसे होगा भैया, अब यहाँ पे देखिए अगर हमने क्या किया यहाँ पे हमने स्प्रिंग लिया, अब यहाँ पे देखिए यही मान लेते हैं स्प्रिंग है। अब इसको समझ लीजिए अगर हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, अगर हम इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी की बात करें तो इसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी हम क्या है मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एबिलिटी ये है, मैक्सिमम क्या है स्ट्रेचिंग एबिलिटी। अगर हम इसके ज्यादा हम अब स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम स्प्रिंग को फिर से क्या करेंगे फिर से इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी के अधिक जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा बीच से ही कहीं से ब्रेक हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक हो जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो था अब देखिए जब तक ब्रेक नहीं हुआ तो मॉलिक्यूल क्या टू एंड फ्रो मोशन ऐसा करता रहता था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे बॉन्ड को क्या दिया स्ट्रेच किया और ज्यादा स्ट्रेचिंग हो गई तो क्या हो गया बॉन्ड हमारा क्या हो गया ब्रेक हो गया, और जब बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है अब हमारा जो मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता था वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, वो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं ये क्या हो जाता है जो मॉलिक्यूल अभी तक हार्मोनिक मोशन था अब वो क्या हो गया एन हार्मोनिक मोशन हो गया। अब देखिए जब हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया तो क्या जो मॉलिक्यूल अभी तक हमारा पैराबोलिक ग्राफ शो कर रहा था अब वो क्या करता है पैराबोलिक कर्व को भी शो नहीं करता। अब हमको कर्व इस प्रकार का मिलने लगता है क्योंकि लोअर वाइब्रेशनल स्टेट पे देखिए ये वाइब्रेशनल स्टेट पे हमारा क्या हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही हम लोग हाई स्टेट पे चले ये एन हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्ट करने लगता है। हाँ ये आपका लिमिटेशन पॉइंट नंबर 2। अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 भी क्या कहता है पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हम जब सिलेक्शन रूल होता है जो आपका सिलेक्शन रूल होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का डेल वी इक्वल टू +-1 होता है +-1। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिर्फ +1 की वैल्यू को कंसीडर करते हैं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं +1 वैल्यू को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। तो अब सिलेक्शन रूल भी कहता है कि जो हम लोग मॉलिक्यूल जब हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा एन हार्मोनिक ऑसिलेशन करेगा तो जो डेल वी इक्वल टू है +1 की वैल्यू को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे डेल वी इक्वल टू +1 भी अलाउ होगा, +2 भी अलाउ होगा, +3 भी अलाउ होगा, +4 भी अलाउड, मतलब कर सकते हैं डेल वी की वैल्यू सभी वैल्यू को क्या करेगा अलाउड करेगा, सभी वैल्यू पे हमारा मॉलिक्यूल क्या करेगा ऑसिलेशन को शो करेगा। यही आपका बेसिक डिफरेंस हो जाता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेशन को हमें पढ़ना पड़ता है। अब आइए हम लोग एन हार्मोनिक ऑसिलेशन को आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने आपको इसके डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जहां पे फेल होता है वहीं पे एन हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्ट होता है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कहाँ कहाँ फेल होता है और एन हार्मोनिक ऑसिलेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो हमने आपको 3 पॉइंट बताया। पहला क्या बताया यहाँ पे देखिए जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ती है स्पेसिंग बिटवीन ट्रांजिशन लाइंस क्या होती है
घटती चली जाती है। यहाँ पे देखिए V की वैल्यू बढ़ती जाएगी, स्पेसिंग आपकी क्या होती है, घटती चली जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हमको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमने बताया कि हायर वाइब्रेशन स्टेट पे जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, एनहार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करने लगता है। हमने बताया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन सबसे पहले हमने बताया कि सिंपल केस की बात के लिए हम करते हैं, सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी सिंपल इक्वेशन, हुक्स लॉ के सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं। क्यों हुक्स लॉ के सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं ये भी बता दिया। एन की वैल्यू हमने क्या लेते हैं, ऑड लेते हैं, तो माइनस एफ वैल्यू माइनस के एक्स को ही कंसीडर करते हैं। नहीं तो एफ की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, एफ की वैल्यू आ जाती है माइनस का के एक्स भी आ सकता है, माइनस के एक्स पावर 3 भी आ सकता है, माइनस के एक्स पावर 5 भी आ सकता है। इन सभी वैल्यू में सिर्फ हमने क्या सिंपल वैल्यू को कंसीडर किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंपल। उसके बाद हमने बात हार्मोनिक, हार्मोनिक के लिए क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारा क्या कर रहा है, पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, और ऑसिलेटरी के लिए क्योंकि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन देखा गया क्या हायर वाइब्रेशनल स्टेट पे, हायर वाइब्रेशनल स्टेट मॉलिक्यूल के क्या होता है, बॉन्ड का डिसोसिएशन हो जाता है। क्यों बॉन्ड का डिसोसिएशन, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती है, और बॉन्ड जब स्ट्रेचिंग होने लगेगी तो मॉलिक्यूल क्या करे, एक समय के बाद बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। आप जनरली अगर हम बात किसी भी रबर बैंड को दे दीजिए, आप रबर बैंड देखिए, जो मिठाई में देखते हैं, मिठाई के डिब्बे में जो रबर लगा होता है, मिठाई के डिब्बे में जो रबर लगा होता है, आप उसको क्या करिए, लीजिए और उसको स्ट्रेच करिए। स्ट्रेच करने के बाद आप देखेंगे थोड़ा समय तक वो स्ट्रेच होगा, लेकिन और ज्यादा फोर्स के साथ उसको स्ट्रेच करेंगे, बॉन्ड क्या हो जाएगा, वो रबर क्या होगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही रबर ब्रेक हो जाएगा तो क्या फिर जो आप छोड़ने के बाद आप देखते थे रबर ऐसे पास में आता था, फिर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो वहां से ऑसिलेशन आपका पॉसिबल नहीं हो जाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाता है, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म करने लगता है। हमने यहाँ पे देखिए आपको स्प्रिंग के ग्राफ के थ्रू बता दिया। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट की बात की, जो सिलेक्शन रूल होता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए डेल बी इक्वल टू +1 अलाउड होता है, +2 +3 +4 अलाउड नहीं होता है। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए हमारा +1 भी अलाउड होता है, +2 भी अलाउड होता है, +3 भी अलाउड होता है, +4 भी अलाउड होता है, और सभी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, अलाउड होती है। अब यहाँ पे हम लोग जब एन हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ेंगे, अब देखिए जब डेल बी इक्वल टू 0 to 1 परफॉर्म करेगा तो उसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशन कहेंगे या फंडामेंटल बैंड्स कहेंगे। जब 0 to 2 जाएगा तो हम उसे कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। 0 to 3 हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल पर जाएगा, ट्रांजिशन करेगा, उसे कहेंगे सेकंड हार्मोनिक स्टेट। यहाँ पे देखिए अगर इसको भी हम ड्रॉ करके आपको दिखाने जाए, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, बी की वैल्यू है, ये क्या हमारा बी इक्वल टू 0 है, ये हमारा बी इक्वल टू 1 है, ये बी इक्वल टू क्या है 2 है, ये बी इक्वल टू 3 है, और बी इक्वल टू क्या है 4 है। अगर हम बात करते हैं, अगर मॉलिक्यूल 0 to 1 परफॉर्मेंस करेगा, ये क्या है, जो फंडामेंटल बैंड यहाँ से मिलेगा। अगर 0 to 1 मिल जाएगा तो हमारा क्या, 0 to 2 जाएगा, इसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। 0 to 3 जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड ओवरटोन। और 0 to 4 जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्ड ओवरटोन। और जब मॉलिक्यूल हमारा 1 to 2 जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे हॉट बैंड, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हॉट बैंड। आज हम इन्हीं सब टॉपिक्स पे एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। आइए अब इनको हम लोग सेंटेंस के माध्यम से काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एन ऑसिलेटर दैट इज नॉट ऑसिलेटिंग इन हार्मोनिक ऑसिलेशन इज नोन एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं परफॉर्म करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन करेंगे। जैसा हमने आपको बताया कि जब मॉलिक्यूल हमारा क्या होता था, टू एंड फ्रो मोशन नहीं करेगा, और मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, हार्मोनिक ऑसिलेशन को परफॉर्म नहीं करेगा। और जब मॉलिक्यूल हार्मोनिक ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं करेगा तो उसी को हम क्या कर देंगे, एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखा है, फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेशन डेल्टा वी इक्वल टू +-1 इज नॉट वैलिड। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है उसमें क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू +1 क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए डेल्टा वी की वैल्यू +1 वैलिड नहीं। यहाँ पे क्या होता है, +1 भी वैलिड होता है, +2 भी वैलिड होता है, +3 भी वैलिड होता है, +4 भी वैलिड होता है, +5 भी। यहाँ पे सभी वैल्यू हमारी क्या होती हैं, वैलिड होती हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, फॉर ऑल वाइब्रेशनल स्टेट बट डेल वी इक्वल टू +1 +2 +3 +4 इज वैलिड आर अलाउड। यहाँ पे देखो सभी वाइब्रेशनल स्टेट के लिए डेल वी की वैल्यू +1 वैलिड नहीं होती, लेकिन +1 +2 +3 +4 सभी वैल्यू हमारी क्या होती है, वैलिड होती है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एन हार्मोनिक ऑसिलेटर थ्योरी, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कहता है, व्हेन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सीडेड, हम जब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, ये देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, एक्सीड कर देंगे। जैसे ही एक्सीड करेंगे देन बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, हमारा जो बॉन्ड की एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर यहाँ पे अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, H और Cl की बॉन्ड कर दें, मान लेते हैं HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है ये क्या, इक्विलिब्रियम मिड, आप कर सकते हैं मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश किया, हमने यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। अभी क्या है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, इसका क्या है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है। अब इससे ज्यादा अगर एक्सटेंड करेंगे, इससे ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, हमारा बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन। अब हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया।
अब बताओ, जो मॉलिक्यूल का मेन पोजीशन यहाँ था, अपने आप को स्टेबल पोजीशन में यहाँ पे पाता, लेकिन एक्सटेंशन हमने किया तो मॉलिक्यूल का यहाँ पे तो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया, और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया उसके बावजूद भी हमने एक्सटेंशन और कर दिया। अब ये बॉन्ड देखिए, अब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंड ब्रेक कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो आप समझ रहे हमारा मॉलिक्यूल कैसे ऑसिलेशन करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू एन हार्मोन व्हेन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक्सीडेड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड बॉन्ड डिसोसिएशन अकर, और बॉन्ड का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर सिंपल हार्मोनिक एन ऑसिलेटर। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एन ऑसिलेटर के लिए जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यह डायग्राम किसके द्वारा दिया गया था, मोजले के द्वारा दिया गया, किसके मोर्से के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको मोर्से पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। यह डायग्राम किसके था, मोर्से के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसको मोर्से MORSE मोर्से पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और एनर्जी किस एनर्जी की बात हो रही है भैया, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ पे कैसी एनर्जी की बात हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारा क्या होगा, v की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एज वैल्यू ऑफ v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस द स्पेसिंग बिटवीन टू लाइंस या टू ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। यहाँ पे क्या कहते हैं, एज हमारा जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारा क्या जाएगा, स्पेसिंग घटती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा v इक्वल टू 0 हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये v इक्वल टू 1, अब यहाँ पे देखिए हमने मान लेते हैं 1 के v इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 1 के बीच इतने का गैप बना है, लेकिन जैसे v अब इस v इक्वल टू इससे क्या हो जाएगा, गैप छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गैप छोटा हो जाएगा। उसके बाद फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, उसके बाद हमारा मॉलिक्यूल ऐसे क्या करना, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। अब यही देखिए, यही हमारा ग्राफ बनेगा, यही हमारा ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जब बॉन्ड हमारा यहाँ से क्या हो ब्रेक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी, इसी को हम लोग डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड का मैक्सिमम स्ट्रेचिंग हुआ, उसके बाद अब क्या होगा, बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होती चली, बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा, या बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी लेवल डायग्राम, इसके लिए एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ ईच वाइब्रेशनल स्टेट, सभी वाइब्रेशनल स्टेट के लिए बात करें। जैसे अगर हम वाइब्रेशनल स्टेट की बात करें, V1 V2 V3 V4, इस V1 के लिए क्या एनर्जी स्टेट होगा, V2 के लिए क्या एनर्जी स्टेट होगा, V3 के लिए क्या एनर्जी, V4 के लिए, और V0 के लिए क्या एनर्जी स्टेट होगा फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा था सबकी वैल्यू अलग अलग आई थी। अब एन हार्मोनिक ऑसिलेशन में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे, जिसके लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हम लोग हेल्प लेते हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है देन आपका क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है कि सभी क्वांटम स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट के लिए एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू, क्या क्या वैल्यू होती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।